मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भारत जोड़ो यात्रा का आज 72वां दिन है। इस समय यात्रा महाराष्ट्र में मौजूद है। आज शुक्रवार 18 नवंबर को यात्रा महाराष्ट्र में बालापुर से शुरू की गई। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 7 सितंबर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू हुई थी। यह पद यात्रा तमिलनाडु के बाद केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना होते हुए अब महाराष्ट्र में है और महाराष्ट्र में कांग्रेस की पदयात्रा 14 दिनों तक जारी रहेगी, जिस दौरान 5 जिलों में होते हुए 382 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी और 20 नवंबर को यात्रा मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी। साथ ही बता दें कि अब तक यह पदयात्रा करीब 1550 किलोमीटर तक की दूरी तय कर चुकी है। समाजवादी पार्टी नेता और यूपी के पूर्व मंत्री आजम खान की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। एक और जहां उनकी विधायकी पहले ही रद्द हो चुकी है, वहीं अब वे रामपुर उपचुनाव में वोट भी नहीं डाल पाएंगे क्योंकि मतदाता सूची से उनका नाम काट दिया गया है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आकाश सक्सेना के प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करते हुए रामपुर निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ने आजम खान का नाम वोटर लिस्ट से काटने के आदेश जारी किए हैं। गौरतलब है कि मोहम्मद आजम खान को रामपुर की MP MLA कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उन पर 2000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है और इसके बाद उनकी विधायकी रद्द कर दी गई थी, जिसके चलते खाली हुई रामपुर विधानसभा सीट पर अब 4 दिसंबर को उपचुनाव होना है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की वीर सावरकर पर टिप्पणी के कुछ घंटों बाद महाराष्ट्र की सत्तारूढ़ पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनकी टिप्पणी की निंदा करते हुए राज्य के कई शहरों में भारी विरोध प्रदर्शन किया। इसके साथ ही सावरकर के पोते रंजीत सावरकर ने क्रांतिकारी हिंदू विचारक का कथित रूप से अपमान करने के लिए राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए शिवाजी पार्क पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। इसके अलावा राज्य कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले के खिलाफ भी मामला दर्ज करने की मांग की। वहीं मुंबई पुलिस का कहना है कि वह मामले की FIR दर्ज करने से पहले मामले की जांच कर रही है। दरअसल भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने सावरकर पर न केवल ब्रिटिश शासकों की मदद करने बल्कि रिहाई के लिए डर से दया याचिका पर हस्ताक्षर करने का आरोप लगाते हुए निशाना साधा था। राहुल गांधी ने गुरुवार को क्रांतिकारी द्वारा ब्रिटिश सरकार को लिखे एक पत्र को दिखाया और पढ़ा, जिसमें कहा गया था कि वह औपनिवेशिक शासकों का सेवक बनना चाहते हैं। पत्र का हवाला देते हुए कांग्रेस सांसद ने कहा कि सावरकर ने पत्र में मैं आपके सबसे आज्ञाकारी सेवक बने रहने के लिए विनती करता हूं लिखा था, क्योंकि वे ब्रिटिश शासकों से डर गए थे। इसके साथ ही राहुल गांधी ने आगे कहा कि मैंने क्या गलत कहा है, मैंने केवल ऐतिहासिक सत्य प्रस्तुत किया है। महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और अन्य लोगों को भी अंग्रेजों ने वर्षों तक जेल में रखा, लेकिन उन्होंने औपनिवेशिक शासकों को ऐसे पत्र लिखकर अपनी रिहाई सुरक्षित नहीं की। झारखंड में अवैध पत्थर खनन के जरिए 1000 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के केस में ईडी ने गुरुवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से करीब 9 घंटे तक पूछताछ की। ईडी के समन पर हेमंत सोरेन दोपहर करीब 12 बजे रांची के एयरपोर्ट रोड स्थित ईडी के जोनल कार्यालय पहुंचे थे, जहां से वह रात 9:35 पर बाहर निकले। पूछताछ खत्म होने पर उनकी पत्नी कल्पना सोरेन उन्हें लेने ईडी दफ्तर पहुंची थी। वहीं सोरेन को आगे भी पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक ईडी के 3 अफसरों की टीम ने उनसे लगभग 100 सवाल किए। बता दें, अवैध खनन घोटाले में पहले ही गिरफ्तार किए गए सोरेन के करीबी पंकज मिश्रा के घर छापेमारी में हेमंत सोरेन के हस्ताक्षर वाली चेकबुक मिली थी। सोरेन से पूछा गया कि उन्होंने चेकबुक पंकज मिश्रा को क्यों दे रखी थी। सूत्रों के अनुसार सोरेन ने इसका जवाब देते हुए कहा कि राजनीति में रहते हुए कई बार जरूरतमंदों की व्यक्तिगत तौर पर आर्थिक मदद करनी पड़ती है। चेकबुक इसी मकसद से उनके प्रतिनिधि के पास थी। उनसे यह भी पूछा गया कि पंकज मिश्रा के संरक्षण में चल रहे अवैध खनन के रैकेट के बारे में उन्हें जानकारी थी या नहीं, इस बारे में उन तक कोई शिकायत पहुंची या नहीं, और अगर पहुंची तो उन्होंने कोई कार्रवाई की या नहीं। इसके अलावा मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किए गए पावर ब्रोकर प्रेम प्रकाश और कारोबारी अमित अग्रवाल से रिश्तों के बारे में भी हेमंत सोरेन से सवाल किए गए। अवैध खनन के मामलों में छापेमारी के दौरान ईडी ने जो सबूत जुटाए हैं, उनके आधार पर भी सीएम से कई जानकारियां मांगी गईं। वहीं बताया जा रहा है कि सीएम ने ईडी के कई सवालों का कोई जवाब नहीं दिया। पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल के नाम की घोषणा हो गई है।
डॉक्टर सीवी आनंद बोस को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति भवन की ओर से गुरुवार 17 नवंबर को एक बयान में एक घोषणा की गई। राष्ट्रपति भवन से एक प्रेस रिलीज में कहा गया है कि भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू डॉक्टर सीवी आनंद बोस को पश्चिम बंगाल के नियमित राज्यपाल के रूप में नियुक्त करती हैं और ये नियुक्ति उनके कार्यालय का कार्यभार संभालने की तारीख से प्रभावी होगी। बता दें, डॉक्टर आनंद बोस वर्तमान में मेघालय सरकार के सलाहकार हैं। 71 वर्षीय सीवी आनंद बोस की नियुक्ति पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल जगदीप धनखड़ के अगस्त में भारत का उपराष्ट्रपति चुने जाने के महीनों बाद हुई है। वहीं जुलाई में मणिपुर के राज्यपाल ला गणेशन ने राजभवन में बंगाल के नए राज्यपाल के रूप में शपथ ली थी। ये गणेशन का अतिरिक्त प्रभार था। ईडी के प्रमुख संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। संजय कुमार मिश्रा 1984 बैच के भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी हैं। उनका 4 साल का कार्यकाल इसी साल 18 नवंबर को पूरा होना था, लेकिन उन्हें केंद्रीय जांच एजेंसी के प्रमुख के रूप में एक और कार्यकाल दिया गया है। पिछले साल केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम में संशोधन के लिए एक अध्यादेश लाया गया था, जिसके जरिए मिश्रा का कार्यकाल 18 नवंबर 2022 तक बढ़ा दिया गया था। पहले ईडी निदेशक का कार्यकाल 2 साल तक का होता था, लेकिन अब इसे 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है और यह 5वीं बार है जब उनका कार्यकाल बढ़ाया गया है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग थमने का नाम नहीं ले रही। इसी बीच गुरुवार को एक बार फिर रूस ने यूक्रेन के कई शहरों में ताबड़तोड़ मिसाइल हमले किए। रूस ने इस बार यूक्रेन के दक्षिण ओडेशा क्षेत्र और निप्रो शहर को निशाना बनाया है। इसके अलावा राजधानी कीव के साथ जापोरिजिया में भी रूस की तरफ से मिसाइलें दागी गईं। यह जानकारी ओडेशा के गवर्नर मैक्सिम मार्शेंको द्वारा दी गई है। उन्होंने बताया कि ओडेशा और निप्रो में मिसाइल दागे जाने के बाद रूस द्वारा यूक्रेन में एक बार फिर बड़े पैमाने पर मिसाइल हमले किए जाने की आशंकाओं के मद्देनजर पूरे देश में हवाई हमलों के प्रति सचेत करने वाले सायरन बजने लगे। कीव के गवर्नर ओलेक्सी कुलेबा ने कहा कि मध्य कीव क्षेत्र में वायु रक्षा प्रणालियां काम कर रही हैं। बता दें, रूस ने इससे पहले मंगलवार को यूक्रेन में कई मिसाइलें दागी थीं। उसने यूक्रेन के ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया था। बताया जा रहा है कि रूसी हमलों के दौरान एक मिसाइल पोलैंड की सीमा में भी जा गिरी थी और उसकी चपेट में आने से कई लोगों की मौत हो गई थी। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।